So very good morning and Jai Hind to all of you. Myself Amit Mishra. Here we present in front of you the chapter Nationalism in India. So आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया. अभी हमने पहले बात की थी नेशनलिज्म इन यूरोप. अब यूरोप के बाद ये जो एक राष्ट्रवाद का कारवां था ये धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गया हिंदुस्तान. आपको पता है कि हिंदुस्तान पे 200 सालों से ज़्यादा अंग्रेजों ने हुकूमत की है. अब उस दौरान हिंदुस्तान में क्या परिस्थितियां थी, क्या कंडीशंस थे जिसने राष्ट्रवाद की अलख लोगों के अंदर जगाई. अब मैं बात करूंगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उससे पहले मुझे बात करने की ज़रूरत है कि इंडिया में उस टाइम पे कंडीशंस क्या थी. हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था. तो वो 1857 का दौर था जिसने 2 साल तक अंग्रेजों को परेशान कर दिया था और 2 साल लग गए थे उस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को. तो उसके कई साल बाद 1915 या 14 से हम देखते हैं तो भारत में एक अलग सा माहौल था. अब हम बात करते हैं कंडीशंस क्या थी उस टाइम इंडिया में. The first condition was forced recruitment. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटेन की साइड से, और जिसमें हिंदुस्तानी सैनिक भी थे. अब उस दौरान फोर्स्ड रिक्रूटमेंट चल रहा था. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का मतलब जबरदस्ती सैनिक बना देना. तो हिंदुस्तान में किसानों को जबरदस्ती सैनिक बना के सेना में भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असंतोष हुआ था. अब उसमें बहुत सारे किसान भी थे, किसकी इच्छा हो या ना हो उसको सैनिक बना दिया जा रहा था. अब दूसरा अक्यूट फूड शॉर्टेज. अब खाद्यान्न की कमी थी और जो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट किए जा रहे थे वो पूरे हिंदुस्तान की जनता को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे. अब इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइसेस के दाम बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके थे और पीजेंट्स, हमारे किसान, वो अपनी डेली जरूरतों को भी नहीं पूरी कर पा रहे थे. तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रॉनिक हंगर जैसा सीन था हमारी कंट्री में. The third reason was epidemics and famines. Epidemics and famines से मतलब है महामारी. During that time in Bengal, there was the famine. Thousands of people were died due to the famine. And the British government has not taken any measurement to control the disease. So these 3 reasons has made people to think about to the country. If the peasants will go to the army, then who will cultivate the grain? अगर किसान हथियार उठा के सेना में जाएगा तो फसल कौन उगाएगा, तो फूड शॉर्टेज होना ही है. तीसरा एपिडेमिक्स एंड फेमाइन्स, बीमारियां, महामारी. यू नो दैट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन द फेमाइन वर अकर्ड, villages to villages, cities to cities were cleaned off due to the effect of the famine. Even in Bengal, there was the worst
effect of the famine. So these were the condition in India during the First World War. तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान में इस तरह की समस्याएं थी जिसका सीधा असर भारत के लोगों में पड़ रहा था। अब हम बात करते हैं एक महापुरुष के बारे में। So none other than our father of nation, Mahatma Gandhi. So let us talk about the Mahatma Gandhi. In 1915, when the condition was hugely disturbed in India, Mahatma Gandhi arrived in India from South Africa. In South Africa, he has led the movement against the racial discrimination of the Europeans in South Africa. During that time, the South Africa was under the colonial rule and the people were divided into the colors: white, black, colorful. So these kind of the racial discrimination was occurs. So when Mahatma Gandhi was going into the train in the first class compartment, then sudden the official came out and said to him to vacate the compartment because this is allowed for the white people and you are not eligible to sit here. So that incident made Mahatma Gandhi to think his new creation. So till that time Mahatma Gandhi was not famous enough, but he has started his movement in South Africa accompanied by Nelson Mandela. So in 1915 Mahatma Gandhi arrived in India and the condition was forced recruitment, acute food shortage, epidemics and famines were there. So when Mahatma Gandhi arrived to India, जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान आए तो देश की परिस्थितियां इसी तरह से थी। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उनसे कहा कि आप भारत का एक बार टूर कीजिए और देखिए कि कहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आपने दक्षिण अफ्रीका में एक रंग भेद नीति के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। और इसी के बाद 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने सबसे पहला 1916 चंपारण मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब ये चंपारण मूवमेंट की कहानी भी बहुत अजीब है। आपको मालूम है कि 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक औद्योगिक क्रांति का दौर था। उस औद्योगिक क्रांति के दौरान जो कपड़े हाथों से बनाए जाते थे, उन कपड़ों को बनाने के लिए मशीनें आ चुकी थी। अब उन कपड़ों को कलर करने के लिए इंडिगो यानी नील की जरूरत थी और नील उत्पादन की भारत में अपार संभावनाएं थी। तो इसीलिए भारत में बिहार चंपारण में इंडिगो मूवमेंट शुरू हुआ और महात्मा गांधी को उस मूवमेंट के दौरान वहां के किसानों ने पत्र लिख के बुलाया कि हमारे साथ इस तरह से भेदभाव किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या थे कि इंडिगो जो था वो बहुत बेनिफिशियल बिजनेस हो चुका था, तो कई सारे ब्रिटिश अधिकारी भी अपनी नौकरियों को छोड़ के वो इंडिगो कल्टीवेशन में इंडिगो प्लांटर्स बन जाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ओपन बिडिंग सिस्टम कर दिया और उस ओपन बिडिंग सिस्टम में कोई भी बोली लगा के जमीन खरीद सकता था और जमीन खरीदने के बाद वो किसानों से उस पर इंडिगो उगाते थे और जिस जमीन पे इंडिगो उगा लिया जाता है तो वो जमीन अनफर्टाइल हो जाती है, उस पर फिर आप गेहूं चावल नहीं उगा सकते। और इंडिगो की बढ़ती डिमांड ने
अंग्रेजों के अंदर इतना लालच भर दिया था कि जो किसान जिस जमीन पे फसल अपनी खाने पीने के लिए उगाते थे, वो सारे जमीनों पे भी उनसे जबरदस्ती इंडिगो उगाया जा रहा था, उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो इन सब कंडीशंस ने वहां की जनता को मोबिलाइज किया अंग्रेजों के खिलाफ। और महात्मा गांधी जब वहां पहुंचे तो महात्मा गांधी ने सीधा उनसे संवाद किया और उस संवाद के बाद लोगों को इंस्पायर किया। आपको मैं बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने अपने 2 हथियार, जिसमें पहला था नॉन वायलेंस, दूसरा था ट्रुथफुलनेस, यानी अहिंसा और सत्याग्रह। अब इन हथियारों के साथ ही महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट को 1916 में ज्वाइन किया, जिसके बाद ये इंडिगो जो प्लांटेशन था ये मूव आउट हो गया बंगाल, बिहार से बंगाल। तो अब 1917 में सूरत एक गांव खेड़ा, अब गुजरात में सूरत एक जगह है, वहां पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों की समस्याएं थी कि उनकी फसल खराब हो चुकी थी और फसल खराब होने के बाद वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो सरकार को लगान या रेवेन्यू दे पाए। महात्मा गांधी 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पहुंचे, वहां पे उन्होंने किसानों से बात की और किसानों को कहा कि जब आपकी फसल खराब हुई है तो आप लगान कहां से देंगे। और अपनी बात को लोगों ने वहां प्रदर्शन के दौरान रखा और जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने ये कहा कि जिसकी मर्जी हो लगान दे, जो ना दे पाए ना दे। तो ये भी एक सक्सेस कहा जाएगा महात्मा गांधी का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब तीसरा वो पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स थे। अब कॉटन मिल वर्कर्स की समस्या क्या थी कि उनकी जो वेजेस थी, सैलरीज थी, वो कम कर दी गई थी और ज्यादा से ज्यादा उनसे काम करवाया जाता था। So for the increasement in their wages and long working hours, ये 2 समस्याएं थी वहां पे। For that made the workers for the strike. So again it was intervened by the Mahatma Gandhi, and Mahatma Gandhi went there and mobilized to the cotton workers and said to them, if you are fighting for the truthfulness, you will never defeated because आप सत्य के साथ हैं। So with this concept, the cotton mill workers have mobilized against to the oppressive system of the contractors, and they have made the success. तो कॉटन मिल वर्कर्स की डिमांड को वहां के कॉन्ट्रैक्टर ने, सरकार ने सुन ली। तो ये 3 साल जो थे 16, 17 और 18 में जो अहमदाबाद को पहुंचे थे, तो इन 3 सालों में महात्मा गांधी की एक थोड़ी बहुत इमेज बन चुकी थी। तो अभी हमने देखा कि भारत में कंडीशंस क्या थी। उसके बाद महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया एंड विथ द एडवाइस ऑफ हिज पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले, he told them, sir, take a tour of the India, then you will get the accurate information or accurate knowledge, the better understanding about to the oppressive system of the colonizer. So he has started his journey in 1960 with Champaran in Bihar, in 17 Surat, the Kheda district, and in 1918 अहमदाबाद। सो इन घटनाओं के दौरान तब तक महात्मा गांधी की छवि एक नेता की बन चुकी थी।
इन सब में अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डे। क्यों? क्योंकि साल था 1919 का। अब 1919 के साल में अंग्रेजी हुकूमत ने देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे, लोग सरकार के खिलाफ थे, लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे थे। अब उसी दौरान प्रदर्शन, धरना अंग्रेजों के खिलाफ, इस तरह का पूरा दौर चल रहा था। तो उस दौर के दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने एक नया एक्ट पास किया। उस नए एक्ट में कुछ प्रोविजंस थे जो भारत की जो एक तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट थी, उस पॉलिटिकल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जिसमें पहला ये वॉर अंग्रेजों की तरफ से किया गया 1918 में ही, 1919 में सॉरी, और उन्होंने पास किया रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या था मैं आपको बताता हूं। अब 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ। अब इस रॉलेट एक्ट की कुछ प्रोविजंस थे। पहला कि पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन, पुलिस कैन अरेस्ट एनीवन विदाउट द वारंट, कि बिना वारंट के पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। अब इस दौरान कितने सारे राजनेताओं को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया। और दूसरा ये था कि आपको मालूम है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में पेश करना होता है। और उस दौरान इस एक्ट ने ये प्रोविजन दिया था कि पुलिस चाहे तो 2 साल तक ट्रायल को होल्ड कर सकती है। मतलब अगर पुलिस ने आपको पकड़ा तो आपको कोर्ट में नहीं पेश करेगी, 2 साल तक वो चाहे तो आपको जेल में रख सकते हैं। और तीसरा कि किसी के भी घर की तलाशी अलाउड थी बिना वारंट के, क्योंकि उस दौरान जब पॉलिटिकल लोग धरना प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ करते थे तो पुलिस आती थी, तो फिर उनको नजरबंद किया जाता था अपने घरों में। तो लोग चोरी छिपे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते थे, तो इसीलिए उस दौरान घरों की तलाशियां ली जाती थी, तो लोग विरोध करते थे। तो पूरी तरह से इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट बनाया था 1919 में, जिसके प्रोविजंस जो थे वो बहुत ही गलत थे हिंदुस्तानी आवाम के लिए, क्योंकि सभी अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा निज़ाम जो एक अंग्रेज भारत के नेताओं से, भारत के मूवमेंट से इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो एक्ट पे एक्ट ले आते थे। अब 1919 में जब ये एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, अब इसके बाद महात्मा गांधी कम टू द पिक्चर। अब महात्मा गांधी 1919 रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने पूरे देशवासियों से कहा कि इस बिल के खिलाफ में हम ब्लैक डे मनाएंगे, मतलब कि पूरे देशवासी एक दिन की हड़ताल करेंगे इस ब्लैक बिल जो कि रॉलेट एक्ट था। अब उस बिल में जो प्रोविजन थे वो प्रोविजन भारत के नेताओं को प्रदर्शन करने से रोकते थे और साथ ही साथ एक तरह से कह सकते हैं कि अपने मौलिक अधिकारों का भी हनन था। अब महात्मा गांधी ने पूरे नेशन वाइज ये पहली बार था कि उन्होंने कहा कि ये ब्लैक बिल है और इसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए एक दिन के लिए। तो शुरुआत में दिल्ली, गुजरात, लाहौर, पंजाब, इन स्टेट्स में महात्मा गांधी की इस अपील का बहुत ज्यादा असर हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया
मेरे शिष्य जो अमृतसर में थे, प्रदर्शन कर रहे थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और इनसे मिलने के लिए जब महात्मा गांधी अपने घर से निकले तो महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। Thousands of political leaders were arrested because the British government has feared that if the movement will begin, then it will come to the destiny. As you know that the SPAD, which was emerged in 1857, it has met to the destiny in 1947. So, in Amritsar. So, it was the time to the movement. The people were arrested, brutally injured. So, between that, the most important incident was held, which has mobilized to the people against the oppressive measure of this brutal government. The fact was the Jallianwala Bagh massacre. Jallianwala Bagh हत्याकांड. So in Jallianwala Bagh massacre in 1919 on 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पर्व था। लोग मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहां पे छोटे से कुछ लोग थे जो महात्मा गांधी के इस रॉयलेट एक्ट के खिलाफ भी प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शियल लॉ लगा दिया। अब मार्शियल लॉ के दौरान कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो सारी पुलिस के अंडर में होती है और पुलिस जो चाहे वो कर सकती है। तो इस मार्शियल एक्ट को लगाने के बाद उसका इंचार्ज इन्होंने बनाया जनरल डायर को। अब जनरल डायर आप लोगों ने बहुत सुना होगा उसके बारे में, जो जलियांवाला हत्याकांड को जिसने अंजाम दिया था और उसके बाद वहां पे एक बच्चा बच गया था, नाम था उसका उधम सिंह, जिसने बाद में जाके इंग्लैंड में चोरी छुपे किसी तरह इंग्लैंड गया और वहां जाके उसने इस हत्याकांड का बदला लिया जनरल डायर को मार के। तो बहरहाल हम बात करते हैं जलियांवाला बाग मास्करे की। तो बैसाखी का 13 अप्रैल 1919 का दिन था। लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने मार्शियल लॉ लगा दिया, जिसका इंचार्ज बनाया जनरल डायर को। देन जनरल डायर पहुंचा जलियांवाला बाग, उसने एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई चेतावनी दिए। बूढ़े, बच्चे, औरतों सबके ऊपर ओपन फायर का आदेश दे दिया। कितने सारे लोग मारे गए जो कि बैसाखी मनाने गए थे, ना कि कोई आंदोलन करने गए थे। तो इस घटना ने जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश की जनता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, because they have found his true leader, that was the Mahatma Gandhi, and due to his inspiration the people were started to mobilizing against the brutal oppressive system of the British, and the Jallianwala Bagh massacre had played a crucial role to shaping the people's view against to the British government. So that was the main incident into the nationalism in India. It was a startup, we can say that, for building the image of Mahatma Gandhi from a particular state to the global level. Because before that, Mahatma Gandhi was little known by to his
protest in South Africa against the discrimination of the racial government, and little bit from 1960 to 1918 during his political tour to the India. And after the Rowlatt Act, it has established himself as a true nationalist leader. So now the people have found his leader. So everyone else started to begin talk about to the presumed leader of government. So it was the till the Rowlatt Act in part 1. So let us recall the things which we have discussed here. In the nationalism in India, we have discussed the effect of the First World War, where the forced recruitment, acute food shortage, and the epidemics and famines made the conditions worst in India. In 1915, Mahatma Gandhi arrived in India with his political advisor or the mentor Gopal Krishna Gokhale. He has taken the tour of the country. From 1916, he went to the Champaran with his success. In 17, he went to the Kheda district in Gujarat. In 1918, he went to the Ahmedabad cotton mill workers, and these incidents have increasing the popularity of Mahatma Gandhi day by day. And the final, or we can say that the milestone in the journey of Mahatma Gandhi was the Jallianwala Bagh massacre. Against the Rowlatt Act, Mahatma Gandhi addressed to the nation and says that we will for going for the Black Day against the Rowlatt Act. And for that incident, people were responded towards the Mahatma Gandhi, and in Punjab, Amritsar, Lahore, Gujarat, everywhere, people began to talk about to the oppressive reasons of the government. And in 1919, the Jallianwala Bagh massacre, the people were gathered there on 13 April 1919 for the celebration of Baisakhi. For the establishing the law and order, the British has applied the Martial Act. The in charge of that act was General Dyer, and the General Dyer went to the Jallianwala Bagh and closed the exit point and set to the open fire, where millions of people were died, or we can say that hundreds of people were died. But the question is, what was the fault of them? They were not protesting against the government. They were celebrating their festival. And I have told you, one of the kid was saved by the Udham Singh, who went later to the England and killed the General Dyer. So that was the milestone into the journey of Mahatma Gandhi, the Jallianwala Bagh massacre, which has made the conditions in the favor of Mahatma Gandhi, in the favor of the nationalists, and it was the initiative, and it has decided what will be the picture in the next half. So thank you, stay tuned with me, see you in part 2. Jai Hind. क्या होगा अभी चल रहा है